दुनिया के दुश्मन ईरान और पाकिस्तान, दो इस्लामिक देश, एक शिया बहुल और दूसरा सुन्नी बहुल, लेकिन दोनों ही अपने अपने तरीके से खतरनाक। दुनिया भर में फैले इस्लामिक आतंकवाद की जड़ें कहीं न कहीं इन दोनों देशों से जुड़ती नजर आती है। ईरान अपने प्रोक्सी नेटवर्क के जरिए कई देशों में अस्थिरता फैलाता है, तो पाकिस्तान ने आतंकवाद को एक संगठित इंडस्ट्री की तरह खड़ा कर दिया है, जो भारत से लेकर श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तक जहर फैलाता रहा है। लेकिन जब इजराइल या भारत इन नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तब यही देश तुरंत पीड़ित बनने का नाटक शुरू कर देते हैं और दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मजहब के नाम पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बैठे कुछ लोग भी इनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, बिना यह समझे कि असल खेल क्या है। दरअसल यह पूरी कहानी सिर्फ धर्म या विचारधारा की नहीं है, बल्कि सत्ता, प्रभाव और रणनीति की है। ईरान ने पिछले कई दशकों में अपने प्रोक्सी मॉडल को इतना मजबूत कर लिया है कि वह सीधे युद्ध किए बिना भी कई देशों को अस्थिर कर सकता है। मध्य पूर्व में उसके प्रभाव को देखे तो साफ पता चलता है कि वह सीधे युद्ध से ज्यादा छाया युद्ध में विश्वास करता है। लेबनान में हिजबुल्लाह, इराक में शिया मिलिशिया, यमन में हुती विद्रोही, ये सब ईरान के उस नेटवर्क का हिस्सा है जो उसे बिना सीमा पार किए ताकत देता है। यही वजह है कि जब भी क्षेत्र में कोई बड़ा संघर्ष होता है तो ईरान सीधे सामने नहीं आता, लेकिन उसके समर्थित संगठन सक्रिय हो जाते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान का मॉडल अलग है, लेकिन उद्देश्य वही है, अस्थिरता फैलाकर अपने रणनीतिक हित साधना। पाकिस्तान की जमीन पर दशकों से ऐसे संगठन को पनपने दिया गया, जिन्हें बाद में नॉन स्टेट एक्टर्स कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि ये संगठन किसी न किसी रूप में राज्य के समर्थन से ही चलते रहे हैं। कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान तक हर जगह पाकिस्तान ने एक प्रोक्सी वॉर की रणनीति अपनाई है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि पूरा दक्षिण एशिया लगातार अस्थिरता के खतरे में बना रहा। जब भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसे कदम उठाए तो पाकिस्तान ने तुरंत खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश की। इसी तरह जब इजराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करता है तो ईरान उसे आक्रामक बताकर वैश्विक सहानुभूति जुटाने की कोशिश करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन देशों के खिलाफ कार्रवाई वास्तव में गलत है, या फिर यह एक जरूरी जवाब है उस खतरे के खिलाफ जो ये लंबे समय से पैदा कर रहे हैं। यह भी समझना जरूरी है कि आतंकवाद सिर्फ एक देश की समस्या नहीं होता, यह पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाता है। जब किसी देश में आतंकवादी संगठन मजबूत होते हैं तो उनका असर सीमाओं से बाहर तक जाता है। 9/11 जैसे हमले इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां एक देश में पनपा आतंकवाद पूरी दुनिया को हिला देता है। ऐसे में अगर कोई देश इन नेटवर्क्स को खत्म करने के लिए कठोर कदम उठाता है तो उसे सिर्फ आक्रामकता के नजरिए से देखना सही नहीं होगा। ईरान और पाकिस्तान दोनों इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि सीधे युद्ध में उनकी सीमाएं हैं, इसलिए उन्होंने अप्रत्यक्ष युद्ध को अपनी रणनीति का हिस्सा बना लिया है। लेकिन यह रणनीति अब उनके लिए ही खतरा बनती जा रही है। पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार हो चुका है, जहां आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं। ईरान भी आंतरिक अस्थिरता और बाहरी दबाव के बीच फंसा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि जो आग उन्होंने दूसरों के लिए लगाई थी, अब उसकी चिंगारियां उनके अपने घर तक पहुंच रही है। इसके बावजूद दोनों देश अपनी नीतियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं करते दिख रहे हैं। इसका कारण है उनकी आंतरिक राजनीति और सत्ता संरचना, जहां कट्टरपंथ और सैन्य प्रभाव बहुत ज्यादा है। जब तक इन देशों के अंदर से बदलाव नहीं आता, तब तक बाहरी दुनिया के लिए खतरा बना रहेगा। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी अब इन देशों को लेकर धैर्य कम होता जा रहा है। इजराइल का मॉडल इस मामले में अलग है। वह खतरे को बढ़ने देने की बजाय शुरुआत में ही खत्म करने की नीति पर चलता है। कई बार उसकी कार्रवाई विवादित होती है, लेकिन उसका तर्क साफ होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं। भारत भी धीरे धीरे इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां अब वह सिर्फ कूटनीति पर निर्भर रहने की बजाय जवाबी कार्रवाई करने से नहीं चकता। 28 फरवरी से इजराइल अमेरिका का ईरान पर हमला गलत नहीं है, बल्कि कई इस्लामिक देशों के साथ गैर मुस्लिम देश भी यह उम्मीद करते हैं कि ईरान को पूरी तरह बदल देना चाहिए। साथ ही इसके बाद पाकिस्तान का गाजा जैसा हसर होना जरूरी है, क्योंकि जब तक पिछवाड़े पर लात नहीं पड़ेगी, ये जाहिल दुनिया को उन्हीं पिछवाड़ों से चिढ़ाते रहेंगे।
लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या दुनिया इन दो देशों को ऐसे ही खुला छोड़ सकती है? क्या सिर्फ बातचीत और प्रतिबंधों से इनकी नीतियां बदल जाएगी, या फिर एक सख्त और स्पष्ट रणनीति की जरूरत है जिसमें आतंकवाद को समर्थन देने वाले हर नेटवर्क को खत्म किया जाए? सच्चाई यह है कि जब तक ईरान और पाकिस्तान जैसे देश अपनी वर्तमान नीतियों पर चलते रहेंगे, तब तक दुनिया में स्थायी शांति की कल्पना करना मुश्किल है। यह सिर्फ एक क्षेत्रीय समस्या नहीं है, बल्कि वैश्विक चुनौती है, और इस चुनौती का सामना करने के लिए सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलेगा, बल्कि ठोस कदम उठाने होंगे। पर मामला यहीं तक सीमित नहीं है। ठोस आंकड़ों में बात करें तो पाकिस्तान और ईरान से जुड़े आतंकवाद और प्रॉक्सी नेटवर्क्स ने दुनिया को बहुत भारी कीमत चुकाने पर मजबूर किया है। पाकिस्तान के मामले में सिर्फ हाल के सालों में ही स्थिति गंभीर बनी रही है। 2024 में करीब 1081 लोगों की मौत आतंकी हमलों में हुई है, जबकि 2025 में कुल मिलाकर लगभग 3387 मौतें दर्ज की गई, जिनमें 580 नागरिक और 664 सुरक्षा बलों के जवान शामिल थे। अगर लंबी अवधि में देखें तो 2000 के बाद से दक्षिण एशिया में पाकिस्तान से जुड़े आतंकवाद के कारण 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत का अनुमान लगाया जाता है, जिसमें भारत में ही 40,000 मौतें शामिल हैं। आर्थिक नुकसान की बात करें तो अलग अलग रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान खुद भी आतंकवाद के कारण 120 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान झेल चुका है, जबकि पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र में यह आंकड़ा 300 से 400 अरब डॉलर तक पहुंचता है, जिसमें सुरक्षा खर्च, निवेश में गिरावट और विकास रुकना भी शामिल है। अब ईरान के प्रभाव को देखें तो इसका असर और भी बड़े पैमाने पर दिखाई देता है, क्योंकि यह सीधे नहीं बल्कि प्रॉक्सी युद्धों के जरिए कई देशों को प्रभावित करता है। सीरिया के युद्ध में ही 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और आर्थिक नुकसान 1200 अरब डॉलर से अधिक आंका गया है। इराक के संघर्ष और आतंकी हिंसा में 3 लाख मौतें और लगभग 1000 अरब डॉलर का नुकसान माना जाता है। यमन में जारी संघर्ष में 4 लाख लोगों की मौत और करीब 300 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है। इन सभी जगहों पर ईरान समर्थित और विरोधी गुटों के बीच टकराव ने हालात को और ज्यादा भयानक बनाया है। अगर कुल मिलाकर दोनों देशों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव को जोड़े तो तस्वीर बेहद गंभीर हो जाती है। दुनिया भर में आतंकवाद और प्रॉक्सी युद्धों के कारण 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत और 2500 से 3000 अरब डॉलर से ज्यादा का आर्थिक नुकसान आंका जाता है। इसमें सिर्फ युद्ध और हमलों का नुकसान ही नहीं है, बल्कि बर्बाद हुई अर्थव्यवस्थाएं, शरणार्थी संकट, सुरक्षा खर्च और विकास की रुकावट भी शामिल है। यही कारण है कि आज कई देश इसे सिर्फ क्षेत्रीय समस्या नहीं बल्कि एक वैश्विक खतरे के रूप में देखते हैं, जो पाकिस्तान और ईरान की देन है और जिसका असर पूरी दुनिया की स्थिरता और भविष्य पर पड़ रहा है। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो पिछले लगभग 40 से 45 सालों में आतंकवाद, युद्ध और चरमपंथ ने इस देश को सबसे ज्यादा तबाह किया है। 2001 के बाद से लेकर हाल के वर्षों तक के आंकड़ों को देखें तो अफगानिस्तान में 1,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत सीधे युद्ध और आतंकवाद से हुई है। इसमें लगभग 47,000 आम नागरिक, 66,000 अफगान सेना और पुलिस और 51,000 आतंकवादी लड़ाके शामिल हैं। अगर 1980 के दशक के सोवियत युद्ध से लेकर आज तक का व्यापक अनुमान जोड़ा जाए तो कुल मौतों का आंकड़ा 20 लाख से ज्यादा तक पहुंचने की बात कही जाती है। हालांकि यह अलग अलग स्रोतों में अलग हो सकता है, लेकिन मुल्ला जी तो मारे गए हैं। आर्थिक नुकसान की बात करें तो अफगानिस्तान की स्थिति और भी भयावह है। 2001 के बाद के युद्ध और आतंकवाद के कारण देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बिखर गई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए गए कुल सैन्य और पुनर्निर्माण खर्च को जोड़े तो यह आंकड़ा 2300 अरब डॉलर से भी ज्यादा पहुंच चुका है, जिसमें अमेरिका और उसके सहयोगियों का खर्च शामिल है। लेकिन अगर अफगानिस्तान के अपने नुकसान जैसे बर्बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, रुकी हुई अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और विकास के ठप हो जाने को शामिल करें तो वास्तविक आर्थिक क्षति का अनुमान 500 अरब डॉलर से ज्यादा माना जाता है, जो एक छोटे और गरीब देश के लिए विनाशकारी है। सबसे बड़ा असर यह हुआ कि करोड़ों लोग प्रभावित हुए। लगभग 50 से 60 लाख लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए और शरणार्थी बन गए। देश की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार व्यवस्था 10 को पीछे चली गई।
यानी सिर्फ मौतों का आंकड़ा ही नहीं बल्कि पूरी एक पीढ़ी इस हिंसा और अस्थिरता की कीमत चुका रही है। और यही वजह है कि अफगानिस्तान को आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में गिना जाता है और इसका जिम्मेदार एक ही देश है, पाकिस्तान। वही खटारा और मजहबी मुल्क जो इस्लाम का रक्षक होने का ढोंग करता है, लेकिन बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में उसके इस्लाम के अर्थ बदल जाते हैं। आज दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसे यह तय करना होगा कि वह आतंकवाद के खिलाफ कितना सख्त रुख अपनाने को तैयार है। अगर नरमी दिखाई गई तो इसका फायदा वही ताकतें उठाएंगी जो अस्थिरता फैलाकर अपना फायदा देखती है, लेकिन अगर शक्ति दिखाई गई तो संभव है कि आने वाले समय में एक ज्यादा सुरक्षित और स्थिर दुनिया बनाई जा सके। जब तक आतंकवाद को पालने पोसने वाली ताकतों पर निर्णायक प्रहार नहीं होगा तब तक शांति सिर्फ एक सपना ही बनी रहेगी, हकीकत नहीं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।